हेलो टू एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जानबाज है और मैं यहाँ आपके रियल हॉरर इंसिडेंट और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ शेयर करता हूँ, ऐसे वाक़यात जो आपके रोंगटे खड़े कर दे। अगर आप भी अपने हॉरर इनकाउंटर शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक जीमेल आईडी दी है जहाँ पे जाके आप अपने वाक़यात सबमिट कर सकते हैं। आज की स्टोरी हमें एक फ्रीलांसर ने सेंड की है एंड जो कि अपना सारा काम रात को करता था और दिन को सोता था। बेसिकली आई एम आल्सो फ्रीलांसर, तो मैं समझ सकता हूँ कि एक फ्रीलांसर की ज़िंदगी कैसे चल रही होती है। फ्रीलांसर की ज़िंदगी उल्टी ही होती है। जब सब लोग सो रहे होते हैं तो एक फ्रीलांसर अपने कमरे में अकेला बैठकर बेचारा काम करता है और उसकी लाइफ में, फ्रीलांसिंग की लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है जब उसकी कमर में एक दर्द स्टार्ट हो जाता है तो वो किसी एक डॉक्टर के पास जाता है, ऑर्थोपेडिक के पास। जब वो डॉक्टर से चेकअप करवाता है तो डॉक्टर से कहता है तुम लॉन्ग टर्म बैठ कर तुम्हारे साथ ये इशू पेश आ रहा है तो तुम ज़्यादा लंबा मत बैठा करो और हर घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद 10-15 मिनट की वॉक किया करो। तो इसी रूटीन को लेके उसने एक मामूल बना लिया कि हर काम के दौरान ही रात के 2 बज रहे हैं या 3 बज रहे हैं, वो अपना काम छोड़कर 10-15 मिनट की वॉक लाजमी रोड पे करता था। और इसी वॉक के दौरान उसको ऐसी एंटिटी का सामना करना पड़ता है जो कि शेप शिफ्टर होती है। वो किसी एक जानवर में होता है, फिर सेकेंडली वो फिर दूसरे जानवर में ट्रांसफ़र हो जाता है। इसी तरह करते करते वो तीसरे जानवर में ट्रांसफ़र हो जाता है। और आप सोचें, इस तरह की एंटिटी का आपका रात को आपके सामना हो जाए तो आपकी क्या हालत होगी। चलते हैं स्टोरी की तरफ। सिट बैक, डिम द लाइट्स एंड प्रिपेयर टू फेस योर फियर्स। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हारिस है और मेरा ताल्लुक खाने वाल से है। ऐसे ही स्क्रॉल करते करते आपका चैनल विज़िट किया और जब एक्सप्लोर किया और लोगों की स्टोरीज़ देखी तो मुझे अपना इंसिडेंट याद आ गया और आज मैं अपना एक खौफनाक इनकाउंटर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं पेशे के लिहाज से एक फ्रीलांसर हूँ। गुज़िश्ता 5 साल से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के क्लाइंट्स के साथ काम कर रहा हूँ। ये वाक़या आज से तकरीबन 2 साल पहले पेश आया था। अगर मैं खुद इसका गवाह ना होता तो शायद कभी यकीन न करता। ज़्यादातर मेरे क्लाइंट्स अमेरिका, कनाडा और बरतानिया से होते हैं। इन ममालिक के वक्त में फ़र्क होने की वजह से मेरी ड्यूटी हमेशा रात को होती है। मेरा मामूल कुछ यूँ था कि मैं रात 8 बजे अपना लैपटॉप खोलता और सुबह 5 बजे तक मुसलसल काम करता। शुरू में रात भर जागना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये मेरी आदत बन गई। एक मसला ज़रूर था, घंटों कुर्सी पर बैठे रहने से मेरी कमर और गर्दन में दर्द रहने लगा। मेरे डॉक्टर ने मशवरा दिया कि हर घंटे के बाद कम अज़ कम 15 से 20 मिनट पैदल चला करो। बस उसी दिन से मैंने एक मामूल बना लिया। हर घंटे बाद लैपटॉप बंद करता, हेडफोन उतारता, घर से बाहर निकल जाता और तकरीबन 20 मिनट सड़क पर चहल कदमी करता। हमारा घर शहर के निस्बतन खामोश इलाके में था। दिन के वक्त यहाँ काफ़ी चहल पहल होती थी, लेकिन रात के 2 बजे ही पूरा इलाका सुनसान हो जाता था। लंबी सड़क, दूर दूर तक जर्द स्ट्रीट लाइट्स और इतना सन्नाटा कि अपनी सांसों की आवाज़ भी साफ सुनाई देती थी। शुरू में मुझे डर लगता था, लेकिन 6 माह तक रोज़ाना यही रास्ता चलने के बाद मेरा खौफ ख़त्म हो गया। अब तो मैं कभी कभी वॉक करते हुए अपने क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स के बारे में सोचता रहता था। मुझे यकीन हो चुका था कि रात सिर्फ खामोश होती है, खौफनाक नहीं। लेकिन मैं गलत था। वो जुम्मे की रात थी। घड़ी ने 2:12 दिखाए। मैंने एक प्रोजेक्ट मुकम्मल किया और हस्बे मामूल वॉक के लिए उठकर खड़ा हो गया। जैसे ही मैंने घर का दरवाज़ा खोला, मेरे दिल में अजीब सी घबराहट पैदा हुई, बगैर किसी वजह के। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। हवा बिल्कुल बंद थी। आमतौर पर इस वक्त आवारा कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आती थीं, लेकिन वो रात अजीब थी। उस रात
एक कुत्ता भी नहीं भौंका। ऐसे लग रहा था जैसे पूरी दुनिया ने अचानक सांस रोक ली हो। मेरे दिल ने कहा आज बाहर मत जाओ, लेकिन दिमाग ने जवाब दिया ये सिर्फ थकन है। मैं हल्का सा मुस्कुराया, दरवाज़ा बंद किया और वॉक के लिए बाहर निकल गया। मैं तकरीबन 10 मिनट तक चलता रहा, हर तरफ वो ही खामोशी थी। मैं वापस मुड़ने ही वाला था कि अचानक मेरी नज़र सड़क के दूसरी तरफ गई। एक काला कुत्ता खामोशी से बैठा था। उसने ना भौंका ना हरकत की, सिर्फ मेरी तरफ देखता रहा। मैंने दिल ही दिल में सोचा शायद खाने की तलाश में होगा और आगे बढ़ने लगा। मगर चंद कदम चलने के बाद ना जाने क्यों मैंने दोबारा उसकी तरफ देखा। इस बार मेरे कदम वहीं रुक गए। वो कुत्ता नहीं था, वो अब एक गधे की शक्ल में खड़ा था। मैंने फौरन अपनी आंखें मली। ये कैसे हो सकता था? मैंने दोबारा देखा, वो वाकई गधा था, बिल्कुल साकित, बगैर हिले चुले, और उसकी नजरें अब भी मुझ पर जमी हुई थीं। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए, जबान खुश्क हो गई। उसी लम्हे मुझे अपनी दादी की बात याद आई, बेटा जब भी कभी कोई ऐसी चीज देखो जिसकी समझ ना आए, फौरन अल्लाह को याद किया करो। मेरे होंठ बेख्तियार हिले। मैंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी और आहिस्ता आहिस्ता घर की तरफ चल पड़ा। लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि असल खौफ अभी शुरू भी नहीं हुआ था। मैं मुसलसल आयतल कुर्सी पढ़ता हुआ आहिस्ता आहिस्ता घर की तरफ बढ़ रहा था। मेरे कदम पहले से कहीं ज्यादा भारी महसूस हो रहे थे। मैं बार बार खुद को यही समझा रहा था, हारिस तुमने गलत देखा होगा, रात का वक्त है, रोशनी कम है, शायद इसीलिए तुम्हें वो कुत्ता गधा नजर आया। मैंने दिल को तसल्ली दी और नजरें नीचे करके चलने लगा। लेकिन न जाने क्यों मुझे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मुझे मुसलसल देख रहा हो। मैंने हिम्मत करके एक बार फिर पीछे देखा और मेरे कदम वहीं रुक गए। वो गधा अब पहले वाली जगह पर नहीं था, वो मुझसे काफी करीब आ चुका था। हालांकि मैंने उसके चलने की कोई आवाज नहीं सुनी थी, ना कदमों की चाप, ना सांसों की आवाज, बस वो पहले से ज्यादा करीब खड़ा था। उसकी नजरें अब भी मुझ पर जमी हुई थी। मेरे पूरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। मैंने फौरन दोबारा आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी और इस बार तेज कदमों से घर की तरफ चलने लगा। चंद मिनट बाद आखिरकार मेरा घर नजर आने लगा। मुझे लगा अब मैं महफूज हूँ। दिल ने कहा एक बार पीछे देख लो। मैंने आहिस्ता आहिस्ता गर्दन मोड़ी और मेरी सांस सीने में ही रुक गई। जहां चंद लम्हे पहले गधा खड़ा था, अब वहां एक बहुत बड़ा स्याह रंग का भैंसा खड़ा था। इतना बड़ा कि उसका जिस्म सड़क की आधी चौड़ाई घेरे हुए था। उसके सींग चांदनी में चमक रहे थे। उसकी आंखें ऐसी सुर्ख नहीं थी जैसा फिल्मों में दिखाते हैं, बल्कि गैर मामूली तौर पर स्याह थी। इतनी स्याह कि उनमें सफेदी तक नजर आ रही थी। वो खामोशी से मुझे देख रहा था। भैंसे ने अपना सर आहिस्ता से मेरी तरफ झुका लिया और चलना शुरू कर दिया। ना दौड़ा ना गुस्से से हमला किया, सिर्फ बहुत आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैं पूरी ताकत से घर की तरफ भागा। मैं दौड़ रहा था, लेकिन खौफ मुझे मजबूर कर रहा था कि हर चंद कदम बाद पीछे देखूं। पहली बार वो सड़क के दरमियान था, दूसरी बार वो गेट के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। हालांकि उसने एक बार भी दौड़ने की कोशिश नहीं की थी। ये कैसे मुमकिन था? वो आहिस्ता चल रहा था, मगर हर बार पहले से ज्यादा करीब आ जाता। मेरी सांस फूल चुकी थी, दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे लग रहा था अभी सीना फाड़कर बाहर आ जाएगा। मैं मुसलसल अल्लाह ताला का जिक्र कर रहा था। जैसे ही मैं घर के दरवाजे तक पहुंचा, मेरे कान के बिल्कुल करीब किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा कि रुक जाओ। मैं खौफ से चीख उठा और चिल्लाते हुए बोला बचाओ। मैंने पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे। अचानक मेरा पांव फिसला, मैं जोर से जमीन पर गिर गया। मेरा सर फर्श से टकरा गया था। आंखों के सामने
अंधेरा छा गया। होश खत्म होने से पहले मैंने आखिरी बार दरवाजे की तरफ देखा और मुझे यूं महसूस हुआ वो स्याह भैंसा अब सिर्फ चंद कदम के फासले पर खड़ा था। फिर सब कुछ तारीकी में डूब गया। जब मेरी आंख खुली मैं अपने ही कमरे में था। अम्मी मेरे सरहाने बैठी थीं, अब्बू परेशान खड़े थे, मेरी दादी हाथ में तस्बीह लिए मुसलसल दुआ कर रही थी। मैंने कमजोर आवाज में पूछा, मैं यहाँ कैसे आया? अब्बू ने फौरन मेरा हाथ पकड़ा। बेटा, तुम घर के दरवाजे के बाहर बेहोश पड़े थे। हमने तुम्हारी चीख सुनी तो बाहर निकल आए, मगर वहां तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं था। मैं खामोश हो गया। क्या वाकई वहां कोई नहीं था, या वो चीज सिर्फ मेरे लिए आई थी? मेरी नजर आहिस्ता से खिड़की की तरफ गई। बाहर अभी भी रात थी और ना जाने क्यों मुझे एक लम्हे के लिए यूं महसूस हुआ जैसे सड़क के कोने पर कोई खामोशी से खड़ा अब भी मेरे घर की तरफ देख रहा हो। उस रात के बाद मेरी जिंदगी पहले जैसे नहीं रही थी। जिस्म पर लगी चोट तो चंद दिन में ठीक हो गई, लेकिन दिल पर लगा खौफ हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा था। पहले मैं रात भर जागकर काम कर लेता था, अब शाम ढलते ही बेचैनी शुरू हो जाती थी। जैसे ही घड़ी 10 बजाती मेरे हाथ ठंडे पड़ने लगते। बार बार खिड़की की तरफ देखता, ऐसा महसूस होता जैसे कोई बाहर खड़ा मुझे देख रहा हो। मैंने खुद को काम में मसरूफ रखने की कोशिश की, क्लाइंट्स की मीटिंग्स, डेडलाइंस, नए प्रोजेक्ट्स, लेकिन अब मैं पहले जैसा नहीं रहा था। कभी माउस हाथ से गिर जाता, कभी कीबोर्ड पर उंगलियां कांपने लगतीं। एक रात तो ऐसा हुआ कि मैं लैपटॉप पर काम कर रहा था। अचानक मेरी नज़र स्क्रीन से हटकर खिड़की पर गई। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे पर्दे के पीछे कोई साया खड़ा हो। मैं फौरन उठा, पर्दा हटाया, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सिर्फ सुनसान सड़क थी और दूर जलती हुई एक मध्यम स्ट्रीट लाइट। मैंने खुद को समझाया ये सब वहम है, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। चंद ही दिनों में मेरी तबीयत खराब रहने लगी। भूख तकरीबन खत्म हो गई, चेहरा जर्द पड़ गया। अम्मी मुझे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने मुआयना किया, कुछ टेस्ट भी करवाए। रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल थी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, शायद शदीद ज़हनी दबाव है, आराम करें, अच्छी नींद लें। लेकिन मुझे मालूम था ये सिर्फ ज़हनी दबाव नहीं था। मैंने जो देखा था वो ख्वाब नहीं था। उन दिनों मेरी दादी मुझे बहुत गौर से देखती रहती थी। वो कम बोलती थी, लेकिन हर बात समझ जाती थी। एक शाम उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया, मेरे सर पर हाथ फेरा और बोली, बेटा डरो मत, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं। फिर उन्होंने कुरान पाक खोला, सूरह फातिहा, आयतल कुर्सी, सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर मुझ पर दम किया। ये उनका रोज का मामूल बन गया। हर फजर के बाद और हर मगरिब के बाद वो मेरे लिए दुआ करती और कुरान की तिलावत करती। घर का माहौल भी बदल गया। हर शाम कुरान की आवाज़ गूंजने लगी। पहले हफ्ते कोई खास फर्क महसूस नहीं हुआ, लेकिन दूसरे हफ्ते मेरी नींद कुछ बेहतर होने लगी। डरावने ख्वाब कम हो गए। भूख भी आहिस्ता आहिस्ता वापस आने लगी। तीसरे हफ्ते में पहली बार बगैर खौफ के अपने कंप्यूटर के सामने बैठा था। अब भी रात को काम करता था, मगर एक फर्क आ चुका था। रात के 2 बजते ही मैं वॉक के लिए नहीं निकलता था। एक दिन दादी अम्मा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा अल्लाह ताला ने तुम्हें हिफाजत दी है, आइंदा रात के वक्त बिला जरूरत अकेले बाहर मत निकला करो। मैंने खामोशी से सर हिला दिया। शायद ये सिर्फ नसीहत नहीं थी, ये एक ऐसा सबक था जो मैं अपनी पूरी जिंदगी कभी नहीं भूलने वाला था। एक ऐसा राज जिसने मुझे यकीन दिला दिया कि उस रात मैंने जो देखा था वो सिर्फ मेरा वहम नहीं था। तकरीबन 1 महीना गुजर चुका था। दादी अम्मा की दुआओं, कुरान की तिलावत और घर के पुरसकून माहौल ने मेरी हालत काफी बेहतर कर दी थी। अब मैं पहले की तरह कमजोर नहीं था। काम भी दोबारा शुरू कर दिया था। क्लाइंट्स खुश थे कि मैं वापस अपनी रूटीन में आ गया हूँ, लेकिन एक आदत हमेशा के लिए बदल चुकी थी, रात के वक्त वॉक पर जाना। एक रात काम करते हुए मेरी नजर खिड़की से बाहर गई। मैंने चंद लम्हों के लिए खिड़की से बाहर देखा। सड़क आज भी वैसी ही खामोश थी। हल्की सी हवा चल रही थी। स्ट्रीट लाइट की मध्यम रोशनी सड़क पर फैली हुई थी।
میرے دل میں ایک لمحے کے لیے خیال آیا شاید اب سب ٹھیک ہو گیا ہے، شاید میں دوبارہ واک پر جا سکتا ہوں۔ مگر اسی لمحے مجھے دادی اماں کی بات یاد آئی، بیٹا کچھ آزمائشوں سے سبق لینا چاہیے، انہیں دوبارہ آزمانا نہیں چاہیے۔ میں نے پردہ بند کیا اور اپنی کرسی پر واپس بیٹھ گیا۔ چند دن بعد میں نے دادی اماں سے پوچھا، دادی آپ نے مجھ سے کبھی نہیں پوچھا کہ اس رات میں نے کیا دیکھا تھا؟ وہ مسکرائیں، تسبیح کے دانے انگلیوں میں گھماتے ہوئے بولی، بیٹا ہر دیکھی ہوئی چیز بیان کرنا ضروری نہیں ہوتا، اور ہر اندیکھی چیز کو سمجھانا بھی انسان کے بس میں نہیں ہوتا۔ پھر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھو، اس کی پناہ مانگو، اور رات کے وقت بلا ضرورت تنہا مت نکلو۔ میں خاموشی سے ان کی بات سنتا رہا۔ آج اس واقعے کو 2 سال گزر چکے ہیں۔ میں اب بھی ایک فری لانسر ہوں، آج بھی امریکہ، کینیڈا اور برطانیہ کے کلائنٹس کے ساتھ رات بھر کام کرتا ہوں۔ آج بھی ہر گھنٹے بعد اپنی کرسی سے اٹھتا ہوں، لیکن اب میں گھر کے اندر ہی چہل قدمی کرتا ہوں، کبھی صحن میں، کبھی کمرے کے اندر۔ میں نے اس رات کے بعد دوبارہ کبھی آدھی رات کو اکیلے سڑک پر قدم نہیں رکھا۔ کبھی کبھی نئے فری لانسر جو میرے دوست ہیں وہ مجھ سے پوچھتے ہیں، بھائی رات بھر جاگ کر کام کرتے ہو، نیند نہ آئے تو کیا کرتے ہو؟ میں مسکرا دیتا ہوں اور صرف اتنا کہتا ہوں، کافی پی لو، لیکن آدھی رات کے بعد واک کے لیے باہر مت جانا۔ انہیں لگتا ہے میں مذاق کر رہا ہوں۔ میں بھی مسکرا دیتا ہوں، کیونکہ بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں جن پر یقین صرف وہی کر سکتا ہے جو خود ان سے گزر چکا ہو۔ اس رات کے بعد میں نے ایک بات ہمیشہ یاد رکھی، رات خاموش ضرور ہوتی ہے، مگر اس خاموشی کا احترام کرنا چاہیے۔ انسان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے حفاظت مانگنی چاہیے، اپنے اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے، اور غیر ضروری طور پر خطرناک یا سنسان جگہوں پر اکیلے جانے سے گریز کرنا چاہیے۔ میں آج بھی جب رات کے 2 بجتے ہیں اور گھڑی کی طرف دیکھتا ہوں، آیت الکرسی پڑھ لیتا ہوں اور پھر اپنے گھر کا دروازہ اچھی طرح بند کر دیتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ شو اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر لیں، اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آنے سے پہلے آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ انسیڈنٹ میں۔ اللہ حافظ۔